नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। आज हम डिस्कस करते हैं DLED फर्स्ट सेमेस्टर जो पिछले वर्ष का विज्ञान का प्रश्न पत्र है। तो ये 2023 का प्रश्न पत्र है विज्ञान का। इसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 1 आवर का होता है। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए सारे क्वेश्चन देखते हैं क्या पिछले वर्ष पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, इसमें से पूछ रखा है। इस चीज़ पे आप फोकस कीजिए, नहीं है उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो कौन सा है? नौशादर, नमक, आयोडीन और कपूर। तो इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं? तो पहले क्या होता है? ठोस, ठीक, फिर द्रव और फिर गैस। तो पहले ठोस को गर्म करते हैं फिर गैस बनता है, द्रव बनता है, द्रव को गर्म करते हैं फिर गैस बनता है। मगर क्या होता है कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं वो ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं। तो ये नौशादर, आयोडीन और कपूर ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं। इसमें से नहीं कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा नमक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कीटभक्षी पौधे कौन से हैं? तो ये आपका A, B और C तीनों निपेंथीज और आपका हो जाएगा सेंड्रू और वीनस। तो कौन सा हो जाएगा? ये सारे के सारे कीटभक्षी पौधे होते हैं। ये नाइट्रोजन कमी वाले स्थानों पे पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि कौन सा? वाष्पन है, छानन है, निथारन है, कौन सी विधि हो जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपका वाष्पन विधि द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो आइए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। यह है द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? क्विंटल है, किलोग्राम है, ग्राम है या टन है? द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? तो द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? हम केजी में मापते हैं। ये SI यूनिट है, मानक मात्रक है। बाकी क्विंटल में भी मापते हैं, ग्राम में भी मापते हैं, टन में भी मापते हैं, मगर जो इसकी मानक मात्रक है वो केजी है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, कहाँ से निकलती है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से और वर्ण रहित से। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, जल से निकलती है। तो ये 5 क्वेश्चन जो 1 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी 1 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये पिछली बार के प्रश्न है अति लघु उत्तरीय। पहला क्वेश्चन 6 नंबर का था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? तो 1 नंबर के क्वेश्चन है, वर्षा जल के किसी खास माध्यम से संचयन करने की, एकत्रित करने की वाटर हार्वेस्टिंग या जल संचरण कहा जाता है। जो वर्षा का जल है उसे एक विशेष विधि से जब हम उसको एकत्रित करते हैं, उसका संचय करते हैं, तो इसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा जल संचयन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गति का तृतीय नियम क्या है? उदाहरण से समझाइए। तो गति का तृतीय नियम क्या है? यह आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, गति का तृतीय नियम। इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे हम बंदूक से जब गोली मारते हैं तो क्या करते हैं कि वो पीछे की ओर झटका भी देता है। तो ये गति के तृतीय नियम का एग्जाम्पल हो गया। जैसे हम जब चलते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़मीन में दबाव लगाते हैं और वो भी ज़मीन से भी हमें दबाव महसूस होता है, वो भी प्रतिक्रिया बल लगाता है जिससे हम चलते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पदार्थ की कौन सी अवस्था जिसमें पदार्थ आयतन निश्चित होता है परंतु उसका आकृति निश्चित नहीं होता? तो ये किस में होता है? ये आपका द्रव में होता है। इसमें आयतन तो निश्चित होता है, आकृति
निश्चित नहीं होते, हम पानी को जिस शेप में ढालना चाहें उसमें हम डाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9 नंबर। ये क्या पूछा गया, दोलन गति क्या होती है। तो इस दोलन गति क्या होती है कि ये माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ही घूमती है, माध्य स्थिति के आसपास ही घूमती है। जैसे ये हो गया आपका, ये पेंडुलम हो गया, ये यहाँ तक, यदि इसको हम करेंगे तो ये यहाँ तक चली जाएगी और फिर ये माध्य स्थिति के आसपास यहीं पे ये घूमती रहती है। इस पिंड पे लटके पिंड नीचे खींचने पर लोलक के द्वारा गति, इसका एक उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यौगिक किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के रासायनिक संयोग से बनते ही यौगिक कहलाते हैं। इनमें क्या होता है कि अनुपात निश्चित होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं। तो ये अपना भोजन मृत जीवी एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो ये हो जाएगा मृतोपजीवी। ठीक है, जो सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। तो ये आपके हो गए एक नंबर वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो लघुत्तरीय प्रश्न ये आपका हो गया। पहला प्रश्न क्या पूछा गया, 12 नंबर। भोजन एकीकृत हेतु तने में। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए इसे हम देख लेते हैं। तो ये आपका तने में जो रूपांतरण होता है ये 3 प्रकार से होता है। तने का भूमिगत रूपांतरण होता है, अर्धवायवीय रूपांतरण होता है और फिर ये वायवीय रूपांतरण होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ये भूमिगत रूपांतरण होता है। तो ये जो भूमिगत रूपांतरण होता है इसमें पहला हो जाएगा प्रकंद। इसका जो उदाहरण हो जाएगा आपका, ये आपका पाया जाता है हल्दी में पाया जाता है और अदरक में पाया जाता है। दूसरा होता है कंद। तो ये इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे आपका आलू हो गया, इसमें ये कंद प्रकार के रूपांतरण होता है। जो अगला हो जाएगा ये आपका सल्क कंद हो जाएगा, ये प्याज में होता है, लहसुन में भी होता है। और फिर अगला हो जाएगा आपका घन कंद, ये आपका जीमी कंद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बल से आप क्या अभिप्राय है, बल के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। बल क्या होता है, बल वो कारक है जिसे किसी वस्तु की विराम अवस्था या गंतव्य अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये आपके बल का डिफिनीशन हो गया। आइए इसके प्रकारों को देख लेते हैं। तो जो बल के प्रकार हैं, एक तो चुंबकीय बल होता है जो चुंबकों के बीच में लगता है। दूसरा होता है गुरुत्वीय बल, प्रत्येक चीज़ को में गुरुत्वीय बल लगता है। जैसे हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमेशा नीचे को गिरता है, यह गुरुत्वीय बल के कारण होता है। अगला हो जाएगा आपका नाभिकीय बल। जैसे सूरज होता है, सूरज रोशनी देता है, ये हम इसमें क्या होता है, नाभिकीय बल कार्य करता है। तो अगला देख लेते हैं। अगला हो जाएगा आपका पेशीय बल। जैसे हम किसी चीज़ को उठाते हैं या बॉल को थ्रो करते हैं, साइकिल चलाते हैं, जहाँ पे हमारे पेशी का यूज होता है वो पेशीय बल होता है। फिर अगला हो जाएगा आपका स्थिर विद्युत बल। विद्युत बल हो जाएगा, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। अगला हो जाएगा आपका घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को लुढ़काया जाता है तो क्या होता है कि वस्तु की गति की विपरीत दिशा में एक सक्रिय बल कार्य करता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। तो ये आपके बल के प्रकार हो गए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठोस द्रव एवं गैस के आणविक संरचना का वर्णन कीजिए। आइए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका होगा ठोस। ठोस में क्या होता है, आणविक संरचना ये आपकी होगी। इसमें क्या होता है, ये जो बीच में जो गैप है इसे कहते हैं अंतरा आणविक अवकाश। तो ठोसों में क्या होता है, अंतरा आणविक अवकाश ये बहुत कम होता है। यहाँ पे अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। आइए गैस में देख लेते हैं और द्रव। तो क्या होता है कि ठोस की तुलना में इन पे अणु जो होते हैं इसमें अंतरा आणविक अवकाश ज़्यादा होता है, इनके अणु दूर दूर होते हैं। और गैस में क्या होते हैं, अंतरा आणविक अवकाश काफ़ी ज़्यादा
होता है। जैसे एक अणु यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे है तो तीसरा यहाँ पे है, तो इसमें गैप बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बेलन की लंबाई तथा वृत्त व्यास का मापन किस यंत्र से किया जा सकता है, उसका नाम बताइए और उसका अल्पतमांक क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स द्वारा 1 सेमी के बराबर भाग किए जाते हैं, जिसमें साधारण पैमाने पर अल्पतमांक इसका जो होता है ये आपका 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्या कहते हैं कि क्या होता है, बेलन की लंबाई वृत्त का व्यास मापन के लिए वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वाष्पन और क्वथन में अंतर बताना है। आइए देखते हैं क्या अंतर है। ये होगा वाष्पन और ये होगा क्वथन। नंबर 1 पॉइंट क्या हो जाए, वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, क्वथन की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। अगला पॉइंट हो जाए, वाष्पन की क्रिया में केवल द्रव की सतह पर उपस्थित अणु गैसीय अवस्था में पृथक होते हैं, और फिर क्वथन की क्रिया में द्रव के प्रत्येक भाग में उपस्थित अणु गैसीय अवस्था में पृथक होते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, ये क्रिया धीरे धीरे होती है और ये तेज होती है। और फिर अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, यह क्रिया वायु के प्रवाह की गति तथा वायु की आर्द्रता से प्रभावित होती है और ये प्रभावित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन होगा, ऊर्जा के नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका जो नवीनीकरणीय स्रोत होते हैं, ये ऐसे स्रोत होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होने वाले होते हैं, और जो अनवीनीकरणीय स्रोत होते हैं ये एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। और जैसे पवन चक्की हो गया या सोलर पैनल हो गया, ये नवीनीकरणीय स्रोत हैं, ये कभी समाप्त ना होने वाले स्रोत होते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे। अनवीनीकरणीय में आपके हो जाएंगे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, और नवीकरणीय में सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री और भूतापीय ऊर्जा, ये समाप्त नहीं होने वाले स्रोत हैं। पोषण के आधार पर पादप और जंतुओं में अंतर को समझाइए। तो ये आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को। चलो, पौधे क्या होते हैं कि एक स्थान स्थिर रहते हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते हैं, और जंतु ऐसा करते हैं। पोषण, इसमें पौधों में क्लोरोफिल होता है और वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो पौधे क्या होते हैं, पौधे उत्पादक हो जाएंगे, और जंतु क्या होते हैं, ये उपभोक्ता होते हैं। श्वसन ये दोनों में होता है। संरचना, तो पौधे क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जबकि जंतु क्या होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसमें संरचना, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है और जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। संवेदना, चेतना, और फिर इसमें बहुत कम होती है, मगर इसमें क्या होती है, जंतुओं में अधिक होती है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन 2023 विज्ञान प्रश्न पत्र का। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।